दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जिसमें हम फाइनल एग्ज़ाम क्लास 9 के सोशल साइंस का पेपर देखेंगे मार्किंग स्कीम के साथ, सॉल्यूशन के साथ। तो आइए देखते हैं पेपर का पैटर्न कितना इजी है, कितना हार्ड है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आपको सारी एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहेगी। ये पेपर आपका 19 फरवरी 2026 को हो चुका है। तो देखते हैं यहाँ पर कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से हैं। खंड का में आपको इतिहास के 20 नंबर का पेपर आएगा। 18वीं शताब्दी के फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 18वीं शताब्दी का जो फ्रांस जो संदर्भ में, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट इन्होंने दे रखे हैं। पहला, टाइज नामक कर सरकार द्वारा वसूला जाता था। 1794 में फ्रांस की मुद्रा लेने को समाप्त कर दिया गया। और 18वीं शताब्दी में फ्रांस और अमेरिका का साझा शत्रु ब्रिटेन था। अब आपने ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सही है कौन गलत है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको विकल्प दे रखे हैं 4। तो 4 में से आपको एक सही उत्तर को टिक करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा सही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान से सवालों को पढ़े हैं। तो आपका सेकेंड और थर्ड यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन का मतलब क्या है कि आपको ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसको हमने आंसर में नहीं लिया। उसके बाद दूसरा है कि सुमेलित कीजिए। युग्म आपको पहचानना है। तो आपको ये देखना है कि जो करेक्ट जोड़ा है वो कौन सा है। जैसे नाची सरकार का प्रचार मंत्री ग्योबल्स है, नाची सरकार का प्रचार मंत्री हाल्मर साक्ट है, या हेलमुट है, या चार्ल्स है, कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यस, बी वाला आंसर करेक्ट है, हाल्मर साक्ट। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, अच्छा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा तो आपको इजी रहेगा। पहले हिंदी मीडियम में आएगा, फिर इंग्लिश मीडियम में आएगा। स्टालिन द्वारा सामूहिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक खेतों को कहा जाता था क्या? सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, कोल खोज है, कम्यून है, कॉमन टर्म है, या ड्यूमा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि कोल खोज। ठीक है, अब आपको जो हमने ऊपर क्वेश्चंस दिखा दिए, आंसर दिखा दिए, उन्हीं का यहाँ पे इंग्लिश में है। तो आप इंग्लिश में इसे समझ लीजिए, जो भी हिंदी में सेम इंग्लिश में है। तो आपका पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा और तीसरा सही ऑप्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो करेक्ट आंसर ओनली सेकेंड एंड थर्ड होगा, यानी कि डी ऑप्शन है। उसको आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। तो आपको सही पेज जो सही हमारा क्या कहते हैं उसे मैच है, कौन सा पेयर है, तो वो आपका है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो व्हाट वाज द करेक्ट फॉर्म कॉल्ड अंडर स्टेलम। तो इसका आंसर आपका पहला है, यानी कि कॉल खोज। उसके बाद फिर से हमारा चौथा प्रश्न है, और चौथा प्रश्न हिंदी में आ गया फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन की अप्रैल थीसिस की मांग में शामिल नहीं था? ध्यान रखिए, सवाल है कि नहीं था। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि कौन सा शामिल था और जल्दबाजी में गलत आंसर दे देते हैं। तो आपको बताना है कि अप्रैल थीसिस की मांग में शामिल नहीं था। 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आप देखेंगे इसका आंसर है डी, राजशाही को मजबूत बनाया जाए। उसके बाद अगला हमारे पास देखो 4 सवाल तो एमसीक्यू के हैं। ठीक है, हर पार्ट में एमसीक्यू आपको मिलेंगे। तो अब हमारे पास थोड़ा एक्सप्लेन वाले 2-2 नंबर के सवाल है। 1917 में रूस में फरवरी क्रांति के पश्चात क्या परिवर्तन हुए? जो 1917 में रूस में फरवरी में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद क्या चेंजेज आए? तो चेंजेज आए भाई, जार निकोलस द्वितीय का शासन समाप्त हो गया। ठीक है, इससे अस्थाई सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है, जो स्थाई गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी हुई। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं।
तो फिलहाल 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। अथवा में आप देख सकते हैं कि 1905 में रूस में हुए खूनी रविवार की घटना का वर्णन करना है। जो खूनी रविवार है वो क्या था, तो खूनी रविवार क्या है, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सैनिकों ने गोली चलाई थी, है ना, तो इसीलिए खूनी रविवार कहा जाता है क्योंकि उस दिन सैनिकों ने गोली चला दी थी शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर। इसके अलावा जनता का जो जार शासन से विश्वास उठ गया, है ना, तो जनता का जार शासन से विश्वास उठ गया। भाई ये लोग शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे थे फिर भी उन पे गोलियां चला दी तो विश्वास उठ ही गई। अब आपको 3 नंबर का एक सवाल है। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस में व्याप्त जीविका संकट के चक्र का विश्लेषण कीजिए। जीविका संकट, है ना, जीविका संकट का मतलब होता है कि जीविका चलानी मुश्किल पड़ जाए, तो इसके चक्र का आपको विश्लेषण करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई अनाज की कमी से कीमतें बढ़ गई, है ना, जो रेट हैं वो बढ़ गए। जब अनाज की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली कीमत बढ़ जाती है। आपने देखा कई बार प्याज जो है वो 100 रुपये हो जाते हैं, कई बार टमाटर 200 रुपये हो जाते हैं महंगे। तो क्या है कि अगर अनाज की कमी हो जाएगी तो कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न की मांग बढ़ गई। भाई जनसंख्या वृद्धि हुई तो अन्न की डिमांड बढ़ेगी। भाई परिवार में 4 लोग हैं तो लिमिटेड खा रहे हैं, अब सोचो 10 लोग हो जाएंगे तो खाने का राशन की डिमांड बढ़ेगी। या मजदूरों की आय इनकम जो है वो कम होने से भुखमरी फैल गई, है ना। तो क्या है जीविका संकट, आपको बता दिया कि जो जीविका संकट है उसमें आपने देखा कि आय कम थी, भुखमरी हो गई, अनाज की कमी थी, कीमत बढ़ गई, इसलिए लोग कम खरीदने लगे, कम ही खरीद पा रहे थे। इसके अलावा आपको अगला सवाल है कि नाथसीवादी विचारधारा के वैश्विक दृष्टिकोण की व्याख्या करेंगे। 5 नंबर का है तो पूरा आपको इसे एक्सप्लेन करना है। थोड़ा थोड़ा हम पॉइंट में आपको बता देते हैं ताकि आप उसे अच्छे से समझ सको। भाई लोकतंत्र का विरोध किया गया उसमें, है ना, तानाशाही शासन को बढ़ावा दिया गया। जो तानाशाही शासन था उसको बढ़ाया, यहूदियों को शत्रु बताया गया था, आर्य नस्ल को श्रेष्ठ माना गया, जर्मनी के विस्तार की नीति अपनाई गई। तो बहुत सारे इसमें पॉइंट थे, आप उसमें से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला या आप ऊपर वाले को करें या नीचे वाले को करें। तो नीचे वाले क्या, नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति की व्याख्या कीजिए। नाज़ी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी, तो युवाओं की स्थिति थी सैन्य प्रशिक्षण मिलता था उन्हें, है ना, सेना का प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से सोच सकते थे, उसको मोटिवेट किया जाता था। लड़कियों को मातृत्व के लिए तैयार किया जाता था, भाई लड़कियों को माँ बनने के लिए तैयार किया जाता था। सैन्य प्रशिक्षण को ट्रेनिंग दी जाती थी, साथ में युवाओं को नाज़ी विचारधारा सिखाई जाती थी। जो युवा हैं उनको जो नाज़ी विचारधारा उसको बताया जाता था। हिटलर यूथ संगठन में शामिल होना उनके लिए कंपलसरी था। तो इस तरह से बहुत सारी बातें आप उन्हें लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है, पैसेज है। अब इस पैसेज को आपको पढ़ना है, तो पैसेज को पढ़ना आसान है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से पढ़ कर के आंसर देने हैं। अब यहाँ से आपको प्रश्न आ जाते हैं MCQ। सॉरी, ये तो आपके वो सवाल है जो पुराने वाले, मतलब इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं। तो जो 4th का है वो D ऑप्शन है, ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा तो इसका D ऑप्शन है, अभी हमने समझा दिया है। 5वें को आपने एक्सप्लेन करना है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। व्हाट चेंज टुक प्लेस इन रूसा आफ्टर द फरवरी जो रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, तो ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, आप इसे इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक पैसेज है, तो पैसेज का आपको आंसर देना है। पहले हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले रूसी क्रांति के समय रूस का राजा कौन था। जब रूसी क्रांति हुई थी तो रूस का राजा कौन था, जार निकोलस द्वितीय, ठीक है, जार निकोलस द्वितीय। दूसरा है कि ड्यूमा कौन था, है ना, तो ये ड्यूमा क्या था सॉरी, तो ये रूस की निर्वाचित एक संसद, है ना, एक पार्लियामेंट था रूस का जो चयनित था। उसके बाद रूसी क्रांति के 2 कारणों को बताना है।
तो पहले वाला 1 नंबर का है, लेकिन सबसे लास्ट वाला 2 नंबर का, इसलिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है। आर्थिक संकट और खाद्य अन्न वगैरह की कमी हो गई, ठीक है। रूसी क्रांति के 2 कारण। निरंकुश जाट शासन, जो जाट शासन था वो निरंकुश था, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। इस तरह से आप कोई भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये आपका 8वां प्रश्न है। अगला 9वां है कि मानचित्र आधारित प्रश्न है। अब मानचित्र मैप में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। 1 मिनट, ये मैप वाले क्वेश्चन है, विश्व के मानचित्र। अच्छा, आपको एंड में मानचित्र दिया हुआ, तो मैं मानचित्र में आपको क्या करना है, ये चीज़ बनी, विश्व की राजनीतिक रेखा चित्र पर 2 स्थान ए और बी अंकित किए गए हैं। दिए गए संकेतों के आधार पर इनकी पहचान करना है और उनके नाम रेखा के सामने लिखने। पहला है कि द्वितीय विश्व क्षेत्र युद्ध में मित्र शक्तियों से संबंधित एक देश, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें जो मित्र शक्तियाँ थी उनसे संबंधित एक देश का नाम आपको बताना है। साथ में द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों से संबंधित एक देश, तो आपने ये उसे मैप में लगाना है। तो अगर मैं बात करूं पहले की द्वितीय विश्व युद्ध वाला जो मित्र शक्तियां हैं, तो उनसे रिलेटेड ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह आप कोई भी लिख सकते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों से संबंधित देश कौन है, जर्मनी है, जापान है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है, अच्छा यहाँ पे मैप से रिलेटेड कुछ सवाल हैं। तो जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होती है वो मैप वाले सवाल नहीं करते हैं, बल्कि उनके लिए यहाँ पे कुछ आंसर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप यहाँ भी सेम वैसी जैसे आपका, चलिए अगला है तो बी पार्ट से भूगोल आ गया, 20 नंबर है। पहले MCQ आएंगे। अनीता भारत की उस राज्य के निवासी हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। शायद अनीता संभवतः भारत के किस राज्य की निवासी है। तो आपको ये बताना है कि जो अनीता है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है ना। तो ऐसा राज्य है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से जुड़ती है। तो आपने उसका आंसर बताना है, वो है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है, यूपी है। अब आपको यहाँ से इंग्लिश मीडियम में आ जाते हैं। सेम जो आपने अभी हमने हिंदी मीडियम में समझ लिए, वही आपको इंग्लिश मीडियम में समझना है। अब 11वां सवाल आपके लिए, मिलान कीजिए, है ना। तो मिलान करना आपने कि कौन सा सही है। नंदा देवी भारत में है, गलत मिलान, सॉरी ये गलत मिलान का प्रयोग करना, मतलब गलत कौन है ना, रॉन्ग कौन है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो नंगा पर्वत भारत में नहीं है। तो ये आंसर आपका सही हो गया, ठीक है। ये वाला आपने टिक करना है। अगला सवाल है, दी गई विशेषताओं के आधार पे नदी की पहचान करके सही विकल्प का चयन करना। नदी की पहचान करके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों के निकट होता है। यह नदी धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। तो 12वें सवाल से रिलेटेड जो आपको लग रहा है कि भाई धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है कौन सी नदी है, या इस नदी का उद्गम अमरकंटक है, तो अमरकंटक उद्गम स्थान से आपकी जो नदी आती है वो है नर्मदा नदी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद शिवम सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो ये है आपके लिए डी, कावेरी नदी पे है। उसके बाद अगला है, मार्टिन मानसून के दौरान भारत में आना चाहता था। मार्टिन मानसून, बताइए मार्टिन को भारत किस माह में आना चाहिए, किस महीने सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा जून जुलाई, है ना, जून जुलाई में अच्छा रहेगा। उसके बाद अगला है, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष की गई थी। तो सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872, 72। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद ये सेम इंग्लिश मीडियम है, तो जो ऊपर हमने समझा दिए आप उन्हें इंग्लिश मीडियम में आराम से देख सकते हैं, अपने आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आपको 16वां प्रश्न है,
तो अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपका राजस्थान है, ठीक है, करेक्ट आंसर है। अगर मैं बात करूं जनसंख्या की दृष्टि से लोग सबसे ज़्यादा किस राज्य में रहते हैं, तो भैया इसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम कमेंट में ज़रूर रखेंगे। साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अच्छा, कॉल कोई भी ना करें, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी, डाउट रहेंगे तो आपके सॉल्व कर दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन में क्या अंतर है। भाई, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन दोनों में कुछ अंतर है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ जो है कुल जनसंख्या में बढ़ोतरी। भाई, जनसंख्या वृद्धि मतलब कितनी जनसंख्या बढ़ गई, पिछले साल कितनी थी, अब कितनी है। अच्छा, जनसंख्या परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, कौन शहर में रहते हैं, कौन गांव में रहते हैं, कितने लोग मर गए, कितने लोग जिंदा है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें रिकॉर्ड में आ जाती है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। 18वां सवाल है ग्रीष्म ऋतु के किन्हीं 3 विशेषता। भाई, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के मौसम की विशेषता आपको बतानी है। भाई, मैं मुझसे पूछेंगे तो सीधी सी बात मैं बता दूं, आइसक्रीम दबा दबा के आइसक्रीम खाने का मन होता है ना, मतलब छूट मिल जाती है। लेकिन ये तो ऐसी हंसी मजाक हो गई। इसका करेक्ट आंसर है कि उत्तर भारत में लू चलती है ना। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, तो देखो उत्तर भारत में लू चलती है, आर्द्रता यानी कि नमी कम होती है, सूख जाता है सारा, अत्यधिक तापमान, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। आप देखोगे गर्मियों में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में 50, 51, 52 चला जाता है टेम्परेचर, है ना। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, एसी वगैरह चलने लग जाते हैं, बिजली की खपत बढ़ जाती है। इसके साथ अपने दैनिक जीवन के उदाहरण के माध्यम से नदियों के महत्व का विश्लेषण करना है। तो भाई, जो नदी है, तो नदियों का महत्व तो बहुत ज़्यादा है ना भाई। नदी तो बहुत काम करते हैं, बिजली बनाते हैं, नदी का पानी उन्हें रोका जाता है डैम बना करके। साथ में पीने के लिए तो सीधा काम आता है नदी का पानी। साथ में कृषि, सिंचाई, खेती बाड़ी के लिए काम आ जाता है। इसके अलावा औद्योगिक विकास में भी काम आता है, परिवहन में भी, बहुत सारी चीज़ें। तो जहाँ पे नदियों का काम होता है, फ़ायदा होता है, आप कोई भी इनमें से लिख सकते हैं। या तो आपको अथवा करना है कि नदी प्रदूषण की रोकथाम हेतु कोई 5 वैकल्पिक उपाय। भाई, नदी प्रदूषण कैसे रोकेंगे, तो सीधी सी बात है, नदी में कूड़ा करकट नहीं डालना है, उसे गंदगी नहीं करना है, प्लास्टिक नहीं डालना है, साथ में जानवरों को नहीं नहलाना है, जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, सख्त पर्यावरण कानून का पालन होना चाहिए, घरेलू गंदगी से बचे, प्लास्टिक से बचे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 20वां मानचित्र। अच्छा, मैप है, तो मैप में क्या करना है, भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को उपयुक्त चिन्हों से अंकित कीजिए। अच्छा, यहाँ पे 4 चीज़ आपको दे रखी है, पंजाब है, बुलर झील है, K2 पर्वत शिखर है, बिहार है। इनको आप में मैप में भरना है, ठीक है। तो मैप इसके पीछे है पेपर के, और क्योंकि यहाँ पे दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये वाला प्रश्न होता है कि इनमें के प्रश्न केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। तो इस तरह से उसके बाद हमारा है इंग्लिश मीडियम, सेम वही आ गया जो पीछे हमने एक्सप्लेन कर दिया है, समझ गए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राजनीतिक विज्ञान, खंड ग से 20 नंबर का आपको आएगा। तो ये पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो इसका आंसर है सऊदी अरब। डी ऑप्शन आपका
करेक्ट है। उसके बाद अगला है कि भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? तो इसका है आपका 84, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद देखो, भारत में स्वतंत्र चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किस संस्था की? तो भारत में चुनाव कौन कराता भाई? ठीक है, सीधा सा सवाल है, भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, तो कौन करवाता है? भारत का चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, उसके बाद देखें, अब छोटे 2 नंबर के सवाल आ गए। भारतीय संविधान सभा के 2 सदस्यों के नाम आपको बताने हैं, तो कोई भी बना सकते हैं भाई, जवाहरलाल नेहरू हो गया, भीमराव अम्बेडकर हो गया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोग थे, आप उनके नाम लिख सकते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जनहित याचिका की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो भारत में जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा और जनहित याचिका, इसकी क्या भूमिका है? ठीक है, तो आपने ये बताना हुआ है। जैसे वह गरीब एवं वंचित वर्ग के अधिकारों की रक्षा होती है, प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, चलिए इसी तरह से आप यहाँ पे 26वां प्रश्न है, तो ये थोड़ा कुछ 2-2 नंबर के, कुछ 3-3 नंबर के हैं। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष पर नहीं था, यह हमारे समाज को जगाने का एवं अपने समाज की राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। ठीक है, कथन का विश्लेषण करना है आपने। तो इसमें आप लिख सकते हैं भाई, लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रखी गई, राष्ट्रीय आंदोलन ने समाज में जागरूकता फैलाई थी। ठीक है, लोग जागरूक हो गए थे इसके बाद, और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। जो भी गलत धारणाएं हैं, गलत रीति रिवाज थे, उनको हमने हटाने और बदलने का प्रयास किया। ठीक है, इसके साथ ही हम 27वां सवाल देखेंगे, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के महत्व का। भाई, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का क्या फ़ायदा है, या फिर राजनीति एवं स्थायी कार्यपालिका की कार्यप्रणाली का आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना हो गया, न्यायपूर्ण शासन सुनिश्चित करना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और सेक्शन सी हमारे पास सेम इंग्लिश मीडियम आ गया, और जो हमने ऊपर समझ लिया वही सेम चीज़। 28वां सवाल फिर से एक गद्यांश आया, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। जो गद्यांश वाले जो आंसर हैं वो बहुत आसान होते हैं ना। अब यहाँ पे आ गए आपके क्वेश्चंस। लोकतंत्र क्या है? भाई बड़ा आसान सा सवाल, लोकतंत्र क्या है? ऐसी प्रणाली जिसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। तो लोकतंत्र क्या है? जिसमें लोगों का तंत्र है, लोग अपने मनपसंद नेता, विधायक, मंत्री, एमएलए को चुनती है और उसे सत्ता पर बिठा देती है। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है लोकतंत्र में चुनाव। अच्छा, दूसरा कि लोकतांत्रिक देश में चुनाव क्यों ज़रूरी है? तो इसके लिए मैंने बताया कि भाई इसलिए चुनाव ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी पसंद का नेता चुन सकते हैं। अच्छा, जिसको हम चुनेंगे उससे हम बात कर सकते हैं, उससे हम काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए तांत्रिक देश में चुनाव जरूरी है। चुनाव को लोकतांत्रिक क्या बनाता है? लोकतांत्रिक चुनाव को तो देख सकते हैं क्या बनाता है? स्वतंत्र बना देता है, निष्पक्ष बना देता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है घ पार्ट में अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के 20 क्वेश्चन हैं, तो 20 इस तरह से 80 नंबर का पेपर हो गया। अब पहले एमसीक्यू, मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है
ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्थिक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगला सवाल 30वां है। अच्छा, ये तो इंग्लिश मीडियम आ गया, तो पैसेज से आपको आंसर चार्ट है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी गैर आर्थिक गतिविधि है? तो गैर आर्थिक गतिविधि कौन सी? परिवार के लिए भोजन बनाना। ठीक है, परिवार के लिए भोजन बनाएंगे तो कोई अर्थ नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं, कोई नौकरी नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद देखो नीचे दिए गए कथन और कारण। अच्छा, कथन और कारण है तो बहुत मज़ेदार सवाल होते हैं ये। एक कथन है कि निर्धनता केवल आय की कमी को ही नहीं दर्शाती, निर्धनता में शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन की कमी भी शामिल होती है। ठीक है, ये कथन और कारण हो गए। अब आपको यहाँ से क्वेश्चंस हैं, उनको आपको समझना है। तो अभी कथन ए और कारण दोनों सही है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ए का, बी का देखो, अब अभी कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अच्छा, कोई किसी को एक्सप्लेन करता है, कोई नहीं करता है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं अभिकथन ए सही है और एवं कारण गलत है, और इसके उल्टा अभिकथन ए गलत है परंतु कारण सही है। उसके बाद आप देखोगे तो इनमें से कौन सी योजना निर्धनता उन्मूलन से सीधे संबंधित है? तो कुल मिला के क्या है, निर्धनता उन्मूलन ऐसी कौन सी योजना है? तो ये है आपका मनरेगा, है ना। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मनरेगा बोलते हैं इसे। उसके बाद अगला है 33। ठीक है, तो 32वां मनरेगा आपने आंसर टिक कर लिया होगा, ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अगला यस, यहाँ पे फिर से कथन और कारण वाले सवाल आ जाते हैं। तो कथन और कारण वाले सवालों को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है ताकि गलत ना हो, क्योंकि ये होते बड़े आसान है लेकिन अक्सर बच्चे इसे समझ नहीं पाते। तो 23वां आप देखेंगे, कथन ए सही और कथन सेकेंड, यानी कि फर्स्ट वाला कथन सही है, सेकेंड वाला गलत है। इसका मतलब जो है हमारा ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो 33वें में आपका ये है कथन एक सही है और कथन दो गलत है। ये सही है और ये वाला गलत है। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको इस तरह से दिखे वही आंसर आपका गलत सही रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे अगला 34वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सुरक्षा का घटक नहीं है? तो ये है भोजन का निर्यात। ठीक है, भोजन का निर्यात है। उसके बाद मौसमी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई दो उपाय बताइए। मौसमी बेरोजगारी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। हर मौसम में देखो हमारे गांव में क्या होता है, उत्तराखंड में मौसम में सारी जगह माल्टे वगैरह हो जाते हैं, संतरों की इतनी खेती हो जाती है कि वहाँ पे उन्हें खाना तो दूर, बेचना तो दूर, फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो ये सुझाव क्या दे सकते हैं इसके लिए कि गांव में जो कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, कृषि के साथ वैकल्पिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हमें कराने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो खाद्य सुरक्षा क्या है? तो खाद्य सुरक्षा आप बता देंगे, मैं सभी लोगों को हर समय पर्याप्त भोजन की उपलब्ध कराना, ये खाद्य सुरक्षा है। इसके अलावा भोजन एक तार्किक एवं भौतिक पहुंच है। ठीक है, पौष्टिक एवं सुरक्षित भोजन की व्यवस्था, ये खाद्य सुरक्षा है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है, तो खाद्य सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं
में भूखमरी और कुपोषण से बचेंगे। खाद्य सुरक्षा जरूरी है। गरीब एवं कमज़ोर वर्ग की सुरक्षा करेंगे। साथ में स्वस्थ और उत्पादक समाज के निर्माण के लिए, ठीक है। तो इस तरह से, और अगला है कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार कौन से उपाय करेगी। तो भाई गरीबी दूर करने के लिए क्या करेगी, रोज़गार के अवसर देगी, स्वरोजगार को बढ़ावा देगी। साथ में जो कुटीर लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, स्वरोजगार योजनाएं, साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश, सामाजिक सुरक्षा। तो बहुत सारे आप इसमें निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो बी पार्ट है वो है निर्धनता एवं सतत विकास। लक्ष्य किस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं। निर्धनता और सतत विकास, तो निर्धनता उन्मूलक SDGs का प्रमुख लक्षण है कि रोजगार सृजन से गरीबी घटती है, शिक्षा और स्वास्थ्य से मानव विकास होता है। इस तरह से आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम आ गया अब आपके पास, और जैसे आपने हिंदी मीडियम वैसे ही इंग्लिश मीडियम। 28वां आपके पास फिर से एक पैसेज आ जाता है, और पैसेज से आपको आंसर यहाँ पे कुछ दे रखिए कि मानव संसाधन का क्या अर्थ है। मानव संसाधन कुशल और शिक्षित कार्यबल का निर्माण करना। अगला है मानव को संसाधन में कैसे बदला जा सकता है। मानव को संसाधन में बदला जाना, तो औद्योगिक एवं तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगला है आपके लिए मानव संसाधन में निवेश ने जापान की मदद कैसे करी। ठीक है, तो जापान की मदद उन्होंने कुशल एवं शिक्षित कार्यबल, उन्होंने ट्रेंड और एजुकेटेड लोग रखे अपने पास। औद्योगिक एवं तकनीकी विकास का वो बढ़ावा मिला। औद्योगिक जो विकास है, टेक्नोलॉजी है, उसको बढ़ावा मिला। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है, जो हिंदी मीडियम है। और यहाँ से आपको जो 2 मैप वर्क आपको आ रखे थे, पहला वर्ड पार्टिकल है प्रश्न 9 के लिए, और उसके बाद दूसरा है प्रश्न संख्या 20 के लिए, ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है। तो आपने इसमें जो भी भरने के लिए आएगा वो भरेंगे। तो ये पेपर आपका बड़ा आसान था, खैर या टफ था, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी। और कोई भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन हो कमेंट कर लीजिए। मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। धन्यवाद।